बिहार के लोगों को बिहार में शिक्षा नहीं मिलती है। बिहार में ग्रेजुएशन 5 साल का है, 3 साल का ग्रेजुएशन जिसकी डिग्री 5 साल में मिलती है। आज एक गंभीर विषय पर प्रेस वार्ता के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। आप सबने देखा होगा, पटना से अभी एक बहुत ही गुस्से वाली और दुखद शर्मनाक खबर आ रही है कि एक बार फिर से बिहार के अभ्यर्थियों पर, बिहार के विद्यार्थियों पर पटना पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है। और ये पहली घटना नहीं है। आप अगर पिछले कुछ महीनों में लगातार जो खबरें सुर्खियों में रही हैं उसको देखेंगे तो बार बार बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और लाठीचार्ज की नौबत क्यों आती है? लाठीचार्ज की नौबत इसलिए आती है कि सरकार एक अहंकार में है। यह जो डबल इंजन की फर्जी सरकार है, कायदे से वहाँ पर नौकरियों का अंबार होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लाठियों की बौछार हो रही है। आप जब बिहार के बेरोजगारी दर को देखेंगे तो देश के बेरोजगारी दर से बिहार का बेरोजगारी दर ज़्यादा है। और उसमें बिहार के अंदर जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो बहुत चिंताजनक है। एक व्यक्ति यदि कमाने वाला हो तो 3 इंसान उसके ऊपर निर्भर है, 3 लोगों का पालन पोषण उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 30% तक बेरोजगारी दर ग्रामीण इलाकों में है। और यही वजह है कि अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए बिहार के हर छोटे बड़े शहर में आपको स्टूडेंट का एक इलाका मिलेगा। उस इलाके में पानी की कमी हो, बिजली की कमी हो, बहुत ही अमानवीय स्थिति में विद्यार्थी रहने को मजबूर हैं। एक ही कुकर में दाल चावल चोखा तीनों बना करके खाते हैं। कम रोशनी में पढ़ते हैं, परीक्षा की तैयारी कराते हैं, अपना आँख फोड़ते हैं। और जब नौकरी की बात आती है, अव्वल तो समय पे बहाली नहीं होती है। अगर सरकार अपने प्रचार के लिए कोई बहाली ले आए तो हर बहाली में वह कानूनी विवाद में फंसता है, उसको लेकर के कोई ना कोई विवाद होता है। बीपीएससी इन बातों को सुनने की बजाय बिल्कुल अहंकारपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करती है। चाहे बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम Tier 3 के परीक्षार्थियों का मामला हो, चाहे बिहार में डोमिसाइल का मामला हो, किसी भी मुद्दे पर बिहार के विद्यार्थियों को सुना नहीं जाता है। और अगर आप बेरोजगारी को देखेंगे तो बिहार में लगभग 4 लाख पोस्ट खाली है। सरकार का दावा है कि हम सबसे ज़्यादा नौकरियां दिए हैं। आज भी 4 लाख पोस्ट बिहार के अंदर खाली है और सिर्फ अकेले शिक्षा के क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा रिक्तियां पड़ी हुई हैं। प्रश्न ये है कि इस देश की राजनीति इतनी असहिष्णु, बेशरम क्यों हो गई है? कोई भी सवाल उठा करके देख लीजिए। पिछली बार प्रशासनिक पदाधिकारी की जो परीक्षा हुई उसके विरोध में जब विद्यार्थी पटना की सड़कों पर उतरे तो कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, फिर लाठियां चलाई गई। हमारा तो ये मानना है कि बिहार में अब की बार पलटी मार की सरकार नहीं है, लाठी मार सरकार बन गई है। कोई भी मुद्दा हो, बेरहमी से जो है विद्यार्थियों के साथ मारपीट की जाती है। और आप उनके मुद्दों को सिर्फ सुन लीजिए, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो एक तो कहते हैं कि आप समय पे बहाली निकालिए, दूसरा कहते हैं कि आप पारदर्शी तरीके से उस बहाली को पूरा कीजिए, उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। दोनों सवाल को लेकर के सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और अभी डोमिसाइल के सवाल पर जेडीयू के एक नेता कह रहे थे कि बिहार में बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी, ये सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, ये सुनने में नहीं अच्छा लगता है, ये सुनने में बहुत बुरा लगता है कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, बिहार के लोगों को बिहार में शिक्षा नहीं मिलती है, बिहार के लोगों को बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मुहैया नहीं होती है। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। चाहे पलायन का सवाल हो, अकेले बिहार से लगभग 70 लाख लोग पलायन किए हैं, जो पिछली बार आंकड़ा सरकार ने दिया था कोविड के दौरान, अकेले बिहार से। चाहे पलायन का सवाल हो,
नौकरी रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों में अभी भी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। शायद आपको दिल्ली में बैठ करके ये भरोसा नहीं हो कि बिहार में ग्रेजुएशन 5 साल का है, 3 साल का ग्रेजुएशन जिसकी डिग्री 5 साल में मिलती है। और कोई भी स्टूडेंट का इलाका आप जा करके देख लीजिए कि कैसी हालत में वो वहाँ रह रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ही कुकर में चावल दाल चोखा तीनों बनाना? स्टूडेंट वहाँ पर इस स्थिति में रहते हैं, आंख फोड़ करके अपनी पढ़ाई करते हैं, वक्त पे बहाली नहीं होती है, और जब बहाली होती है हर बहाली में गड़बड़ी होती है। हमारा ये कहना है कि बिना सरकार की सह पे ये कैसे संभव है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। आप देश के अंदर कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी हो, उसका तार जो है आपको बिहार से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। ये कैसे संभव है कि सरकार जब सुशासन का इतना दावा कर रही है तो एक भी बहाली जो है सही तरीके से नहीं होता है। और बीपीएससी जो है उसको सुनने की बजाय, जब एक तरफ विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि आप जो है री एग्जाम कीजिए, दोबारा सही तरीके से रिजल्ट निकालिए, उसको सुनने की बजाय जो है पुलिस जो है उनके ऊपर डंडे चला रही है। आज की जो शर्मनाक घटना है वो भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ एक मामला है। मामला ये है कि सरकार ने एक एग्ज़ाम लिया, TRE, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 3 उसको कहते हैं, TRE 3। उसका एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, विद्यार्थियों ने उस रिजल्ट की गड़बड़ी के ऊपर प्रश्न उठाया। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से हुआ ये कि वह जो परिणाम आया है, एक ही इंसान का सिलेक्शन कई जगह पे हुआ है। तो विद्यार्थियों ने कहा कि आप एक इंसान का सिलेक्शन कई जगह पे क्यों कर रहे हैं? इसकी बनिस्बत जो है, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं और वो अगर मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, आप उनको बहाली का मौका दीजिए। लगातार वो ये मांग कर रहे थे, सरकार इस पर जो है कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे लिए ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से और NSUI की ओर से हम यह जो लाठीचार्ज की घटना हुई है उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि सबसे पहले तो एक निष्पक्ष जांच हो और जो लोग दोषी ऑफिसर इसके लिए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेवार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक न्यायिक जांच किया जाए इस पूरे मामले का, और बीपीएससी का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। एक ही संस्था है जिसकी ये जिम्मेवारी है, जो सरकार के तहत है कि आपको बहाली निकालनी है, बहाली की प्रक्रिया पूरी करनी है। उसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया का सवाल हो, प्रश्न पत्र की गड़बड़ी का सवाल हो, सीटों के आवंटन का सवाल हो, परिणाम में गड़बड़ी का सवाल हो, डोमिसाइल का सवाल हो। उस पर जो है उस संस्था का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। और यह जो पूरा का पूरा मामला है बिहार में, चाहे वो पलायन का हो, रोजगार का हो, शिक्षा का स्थिति का हो, कांग्रेस पार्टी इस देश का एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते बिहार के विद्यार्थियों के साथ और बिहार की आवाम के साथ इन मांगों के साथ खड़ी है। आपको लगता है कि जो एग्ज़ाम्स में गड़बड़ी का सिलसिला चल रहा है, इसका असर आने वाले चुनाव में भी दिखेगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या ये एक अहम मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, विद्यार्थी भी नागरिक है, विद्यार्थी भी मतदाता है। स्वाभाविक रूप से सरकार की किसी भी कुनीति का विद्यार्थी एक सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग होता है, जैसे किसान होते हैं, जैसे दूसरी पहचान के लोग होते हैं। तो विद्यार्थियों में रोष है, सरकार को इस बात का अंदाज़ा है। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछली बार पटना यूनिवर्सिटी का जब चुनाव हुआ था तो जेडीयू का जो छात्र विंग है वो चुनाव जीती थी। इस बार जब बिहार में चुनाव है, तब जब पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ तो जेडीयू का जो स्टूडेंट विंग है वो चुनाव ही नहीं लड़ा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विद्यार्थियों के बीच में जो आक्रोश है इसका अंदाज़ा सरकार को है। लेकिन विद्यार्थी एक ऐसा प्रभावित वर्ग होता है जिसकी अपनी कोई अलग राजनीतिक दखल नहीं होती है। जाति या धर्म की तरह जो है यह पहचान जो है राजनीति में अपनी दखल नहीं रखता है। लेकिन मेरा ये मानना है
कि चुनाव में इसका असर हो या ना हो, यह जो फर्जी डबल इंजन की सरकार है, ये बिहार के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में पहुंचा रहा है और डबल नहीं ट्रिपल स्पीड से जो विद्यार्थियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। चुनाव के परिणाम अपनी जगह पे हैं, चुनावी प्रक्रिया अपनी जगह पे है, लेकिन ये देश के भविष्य के साथ, बिहार के भविष्य के साथ अत्याचार है, अन्याय है और उस अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, चुनावी गुना गणित लाभ हानि से इतर। कन्हैया, मेरा सवाल बिहार को लेकर भी और इस पर पेपर लीकेज वाला जो मसला है, मैं देखा कि बिहार में सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकारों में ये एक बड़ा इशू है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को संकट झेलना पड़ता है। आप बिहार पूरा घूमे हैं, कितना बड़ा इशू है पेपर लीकेज बिहार में और क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला है आगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला उठाते हैं तो उसका एक पैन इंडिया असर है, वो सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है। और जहाँ भी जिस भी पार्टी की सरकार हो उसमें भी लिपापोती करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो रैकेट है, उस रैकेट के खिलाफ एक सख्त कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। इसीलिए आप जब देखेंगे तेलंगाना में चुनाव हो रहा था, विद्यार्थियों की तरफ से जो अलग अलग संवाद हुए कांग्रेस पार्टी के साथ और एनएसयूआई के साथ, उन्होंने एक मांग की कि पेपर लीक के खिलाफ जो है एक लीगल प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। और अगर आपको ध्यान हो तो सीएम ने कहा कि इस पे हम एक लीगल प्रोटेक्शन लेके आएंगे। नया आयोग में जो है परिवर्तन किया गया, जॉब कैलेंडर जारी किया गया, बहाली की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। तो ये पूरा देश का जुड़ा हुआ मसला है। जब हम देश की शिक्षा व्यवस्था में जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उस पर सवाल उठाते हैं तो ये पूरा देश का मसला है। आप सिंपल अंदाज़ा लगाइए कि हम अपनी जीडीपी का, कर्जा का इंटरेस्ट देने में कितना % खर्च करते हैं और एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं। हम कहते हैं कि हम दुनिया के विकसित देशों में शामिल होने जा रहे हैं, तो दुनिया के विकसित देश अपने शिक्षा बजट पे कितना खर्च कर रही है और हम कितना खर्च कर रहे हैं। शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी नहीं है, शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए आज बच्चों को पढ़ाने में माँ बाप का दम फूल रहा है। आप कॉलेज तो छोड़ दीजिए, दिल्ली जैसे शहर में एलकेजी यूकेजी के एडमिशन कराने के लिए नेताओं की सिफारिश लग रही है ना, उसमें डोनेशन लग रहा है ना, क्योंकि हमने शिक्षा को खरीदने बेचने की वस्तु बना दी है। और शिक्षा ही जब खरीदने बेचने की वस्तु बन जाएगी तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा के आधार पे जो रोजगार मिलने की प्रक्रिया है उसको जो है दूषित किया जाएगा, उसको जो है भ्रष्टाचार की गिरफ्त में लिया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया मसला है। बिहार में ये समस्या और भी भयानक क्यों हो जाती है? बिहार में ये समस्या और भी भयानक इसलिए हो जाती है कि बिहार के लोगों के लिए नौकरी मिलना और भगवान मिलना बराबर है। और आप देखिए कि किसी की नौकरी मिल जाए तो उसका पूरा का पूरा सोशल स्टेचर बदल जाता है। पहले कितना रिश्ता आ रहा था जब तैयारी कर रहे थे, और जब तैयारी पूरी हो गई और नौकरी मिल गई सरकारी, तब कितने रिश्ते आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है कि जिस प्रदेश में कुछ भी नहीं है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, तो स्वाभाविक रूप से वहां के लोग ही पलायन करेंगे। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से क्यों होता है? क्योंकि वहां की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा हुई है, वहां जो है लोगों को रोजगार नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि दिल्ली में भी एम्स है और पटना में भी एम्स है, तब भी आप एम्स चले जाइए, राहुल जी गए थे रात को रैन बसेरों में, तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार के रोगी ही वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यह जो स्थिति है उसमें पूरे देश में शिक्षा की अव्यवस्था जो है एक प्रश्न है, बेरोजगारी एक प्रश्न है, प्रश्न पत्र एक लीक होना एक प्रश्न है, लेकिन बिहार के संदर्भ में ये एक भयानक महामारी का रूप ले लिया है। और इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी विषय है, महज एक घटना नहीं है कि लाठी चल गई पटना में और चुनाव है इसलिए एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा ये कंसिस्टेंट सवाल है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सरकार का जो ध्यान नहीं है, इसकी जो कुव्यवस्था है, विद्यार्थियों के ऊपर जो अन्याय है, ये हमारी प्रायोरिटी में नंबर 1 है।
चुनाव हो या ना हो, शिक्षा और विद्यार्थी के सवाल को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे। कन्हैया जी, जेडीयू के नेता मनीष वर्मा ने जो बयान दिया है कि डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं होगा क्योंकि बिहार सबका है और बिहार के लोग हर जगह नौकरी करते हैं, और लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल पॉलिसी की बात, तो आपकी क्या राय है जो जेडीयू ऑफिशियली ये क्लैरिफाई किया है कि ये लागू नहीं होगा बिहार में? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार का काम है उस सवाल का जवाब देना। आजकल तो हमारे देश में जो है ना, नदी उल्टी बह रही है। अब क्या है ना कि सरकार सवाल उठाती है विपक्ष पे। आपको डोमिसाइल लागू करना है कि नहीं लागू करना है, आप इस पर एक स्पष्ट पोजीशन सरकार की तरफ से ले आइए, और जो विद्यार्थी यह मांग रहे हैं उनकी भावना को सुन तो लीजिए। लोकतंत्र में इतनी तो गुंजाइश है कि प्रभावित वर्ग की बात को सुन लिया जाए। वो संविधान का हवाला दे रहे हैं कि देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर के काम कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश का कहीं का भी नागरिक कहीं भी जाके काम नहीं कर रहा है ना। यहाँ सवाल ये है कि बिहार के लोगों को बिहार में भी रोजगार नहीं मिलेगा और बाहर जाकर के काम करने पे भी यदि गाली मिलेगी तो उसके नागरिक होने के अधिकार का क्या? क्या बिहार से बाहर जो लोग जा रहे हैं उनको अपमानित नहीं होना पड़ रहा है? अगर उनको अपमानित होना पड़ रहा है, वो प्रवासी कहा जाता है उनको। देश से बाहर जाएंगे तब न प्रवासी होंगे। अगर ऐसा ही है तो अपने ही देश में क्यों प्रवासी कह रहे हैं? और उससे भी ज़्यादा जो है गाली की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी पहचान को? किसी पंजाब के व्यक्ति को आप पंजाबी कहें उसको तो नहीं बुरा लगता है, किसी केरल के व्यक्ति को जो है आप मलयाली कहें उसको भी नहीं बुरा लगता है, महाराष्ट्र के व्यक्ति को जो है मराठी कहने में बुरा नहीं लगता है। क्यों बुरा लगता है? ये गाली क्यों बनी हुई है? ये अपमानजनक शब्द क्यों बना दिया गया है? और इसका ओनस लेने की बजाय, स्पष्टता से इस पर कोई पोजीशन लाने की बजाय आप उनकी बात को सुन भी नहीं रहे हैं। आज जो लाठीचार्ज की स्थिति बनती है वो स्थिति तब बनती है जब गतिरोध होता है सरकार और प्रभावित वर्ग के बीच में, और उसको कोई संगठन नहीं लीड कर रहा है। अगर सरकार को ये लगे कि किसी विपक्ष की जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन तमाम आंदोलनों को देखिए, चाहे वो डोमिसाइल का सवाल हो, चाहे बीपीएससी के प्रशासनिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया का सवाल हो, चाहे TRE 3 का सवाल हो, इन तमाम सवालों पे जो लोग संघर्षरत कर रहे हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट हैं और वो प्रभावित वर्ग के लोग हैं। इसीलिए जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो कन्वेंशनल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि थोड़ा जाते हैं पुलिस कमिश्नर से सेटिंग कर लेते हैं, बैरिकेड बोलेंगे कि एक हल्का लगा दीजिएगा, एक भारी लगा दीजिएगा, हल्का वाला तोड़ करके फ़ोटो खिंचवा लेंगे, भारी वाला पे जो है आप लोग खड़ा रहिएगा। ये सब सेटिंग वो नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रभावित वर्ग के लोग हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा कर सकती है, कोई संगठन ऐसा कर सकता है, लेकिन जिसका जीवन मरण उस बात से जुड़ा हुआ हो। आप इमेजिन कीजिए, हमारे साथ जब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में 150 से ज़्यादा नौजवान जो चल रहे थे पैदल, उनके जीवन में आगे सिर्फ अंधकार ही अंधकार उनको दिखता है। उम्र ख़त्म हो गई और वो सेलेक्ट हो चुके थे, उनको बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, तो उन्होंने तो सारे सपने बुन लिए थे ना, घर गाड़ी शादी ब्याह सब सारा सपना बुन लिया, सारा सपना चकनाचूर हो जाता है। ये प्रभावित वर्ग के लोग हैं, उनकी बात को यदि नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से गतिरोध की स्थिति बनेगी, और तब आप कहेंगे कि कानून तोड़ रहे थे इसलिए जो है डंडा चला लिए। अरे कानून भी आप ही हैं, कानून का जो है पालन करवाना भी आप ही का काम है, और आप ही जो है बात भी नहीं सुन रहे हैं और आप ही फिर डंडा भी मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। ये तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। तो इस परिस्थिति में हमारी स्पष्ट ये राय है कि सरकार की तरफ से जो रूलिंग पार्टी है उसके किसी भी नहीं, और मैं बार बार रूलिंग पार्टी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जेडीयू नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। भाजपा बढ़ाती नहीं है बिहार की सरकार में, भाजपा भी पूरी तरह से जो है ना जिम्मेवार है, लगातार जो है गठबंधन में रहे हैं, इनके भी मंत्री हैं। और आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री के साथ जब डेलीगेशन मिलने के लिए गया था तो किस तरीके से जो है एक महिला के साथ जो है बदतमीजी की गई। तो इनके भी मंत्री हैं, इनके तरफ से जो है राज्यपाल हैं, इनके तरफ से वाइस चांसलर बनाए गए हैं। तो ऐसा बीजेपी नहीं कह सकती है कि हम जिम्मेवार नहीं हैं। ये डबल इंजन की सरकार का जो दावा है, तो यह जो लाठी जो चल रही है इसकी जिम्मेवारी भी दोनों पार्टी को लेना पड़ेगा। कन्हैया जी, समस्तीपुर में भी एक नीट मेडिकल एग्जाम होता है, एक स्कैंडल पुलिस ने पकड़ा है, वहाँ पे 2 लोग गिरफ्तार हुए, एक डॉक्टर भी उस पर शामिल है।
जिस तरीके से कई राज्यों ने कानून बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइज जो ये लोग क्राइम करते हैं, जो राजस्थान के अंदर है आजीवन कारावास है, उसी तरीके का कुछ आप प्लेज करेंगे, प्रॉमिस करेंगे चुनाव से पहले, ताकि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सके? देखिए, अभी हमारी जो है घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है और समाज के अलग अलग वर्ग के साथ जो है संवाद हो रहा है, और यह बात जो है बड़ी प्रमुखता से विद्यार्थी समूह ने उठाया है कि पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए। ये तो आने वाले समय की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी सरकार से ये मांग है कि बीपीएससी का ऑडिट होना ज़रूरी है, इस पूरी घटना का न्यायिक जांच होना चाहिए, और जो प्रभावित विद्यार्थी हैं उनको न्याय मिले, और जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। जो तमाम ये मुद्दे हैं और प्रशासनिक अमली जामा तकरीबन फेल होता दिखाई दे रहा है, और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो अस्वस्थ हैं और कोई और ही सरकार चला रहा है। आज जो है ये बात यशस्वी यादव ने भी कही, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? क्या आप लोग भी इसी की यही राय रखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं कि वो अस्वस्थ हैं, इस पर हेल्थ बुलेटिन जारी करने का काम कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हमारा सिंपल सवाल है कि स्वस्थ भी हो कोई सरकार, लेकिन अगर वो लोगों की आवाज़ को दबाए, अपने लोगों के ऊपर लाठी चलवाए, उनके साथ जो है मारपीट करे और उनकी आवाज़ को नहीं सुने, तो ये स्वस्थ होने का लक्षण तो नहीं है। वो विषय जो है वो सरकार से जुड़ा हुआ है, वो विषय जो है मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत जीवन का है, उस पे जो है आधिकारिक बयान देने के लिए हम जो है उसके लिए अधिकृत नहीं है। जो हैं वो देंगे, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि यह जो एनडीए की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो सुशासन की सरकार होने का दावा करती है, उसकी किसी भी कार्य से यह नहीं लगता है कि इस शासन में कोई सुशासन की बात रह गई है। चाहे आप अपराध का मामला उठा करके देख लीजिए, बेरोजगारी का मामला उठा करके देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य का मामला उठा करके देख लीजिए, तो सरकार की कार्य प्रणाली जो है वो संतोषजनक नहीं, चिंताजनक है। नहीं, इस आज तो यही इतना महत्वपूर्ण विषय है। अब हम जा रहे हैं, बिहार में ही आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।